हेलो दोस्तों, मैं कमलेश पालीवाल आप सभी का शौर्य क्लासेज उदयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने संस्कृत विषय का टॉपिक संज्ञा प्रकरण पढ़ाने वाला हूं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज का विषय। हमारा विषय संज्ञा प्रकरण। जी, संज्ञा प्रकरण जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर क्या होता है, ये नाम से संज्ञा लगता है, नाम से संज्ञा लगता है, लेकिन ये हिंदी की संज्ञा नहीं है। हिंदी में जो हम संज्ञा पढ़ते हैं वो संज्ञा नहीं है। अर्थात हम संस्कृत विषय को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको संस्कृत का परिचय दे दूं। संस्कृत जो है, संस्कृत विषय, ये सिर्फ एक विषय नहीं है, ये विश्व की वो पहली भाषा है जिसके अंदर अब तक जितने हमारे पुराने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वो सब लिखे जा चुके हैं। तो ये विश्व की सबसे पहली भाषा है संस्कृत विषय। ये सबसे पहली भाषा रही है। इसमें वेद वगैरह सभी लिखे गए हैं जिनको हम अब तक पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन अब हम इस विषय को इतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि दूसरे विषयों ने या दूसरी भाषाओं ने अपना जो महत्व है वो घेर लिया है। तो आज हम देखते हैं संस्कृत के बारे में, संस्कृत क्या है। तो हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत जो है, शब्द जो बात करें शब्द की, तो संस्कृत जो शब्द है, ये शब्द जो है अपने आप को ये बताता है संस्कारित, परिमार्जित, व्यवस्थित या साफ सुथरा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि संस्कृत जो भाषा है वो अपने आप में एक शुद्ध भाषा है, व्यवस्थित भाषा है। दूसरी भाषाओं की तरह वो अव्यवस्थित नहीं है। अब हम अपने टॉपिक की बात करें, संज्ञा प्रकरण। तो इस विषय के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कि जो वर्ण जो होते हैं, वर्ण, इन वर्णों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनके क्या क्या भेद होते हैं, उनकी क्या विशेष संज्ञाएं होती हैं। तो ये सभी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। हम इनको समझेंगे अच्छे से। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि संस्कृत की जो वर्णमाला है, संस्कृत की वर्णमाला किस प्रकार से चलती है, संस्कृत की वर्णमाला। तो इसके अंदर हम ये देखें कि वर्णमाला के अंदर सबसे पहले हमारे संस्कृत के जो व्याकरणाचार्य हैं, संस्कृत के व्याकरणाचार्य, पाणिनि। पाणिनि संस्कृत के पहले व्याकरणाचार्य हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा को व्यवस्थित तरीके से रखा। संस्कृत भाषा को एक इकट्ठे तौर पर इन्होंने व्यवस्थित किया। इनके बहुत सारे नियम जो थे, जो बिखरे हुए थे, उसको इन्होंने व्यवस्थित किया। तो पाणिनि जी के बारे में हम देखते हैं। तो इन्होंने संस्कृत विषय का जो व्याकरण से संबंधित जो ग्रंथ लिखा है वो है अष्टाध्यायी। इनका ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के अंदर 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय को इन्होंने 4-4 भागों में बांटा। प्रत्येक अध्याय को इन्होंने 4-4 भागों में बांटा। इसी अष्टाध्यायी के अंदर पाणिनि जी ने सबसे पहले वर्णमाला को व्यवस्थित रूप देने के लिए माहेश्वर सूत्रों की रचना की। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। उन माहेश्वर सूत्रों को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, आप देखिए इनको। माहेश्वर सूत्राणि
इनकी संख्या कितनी है वो हम देखते हैं। एक बार मैं इनको लिख लेता हूं। अयूण, रिलरिक, एओंग, आयाउच, हायवरट, लण, यमगणनम, जभय, गढ़दस, जबगढ़दस, खपचड़ चटव, चटव, कपय, शशसर और अंतिम है हल। ये कुल 14 सूत्र हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। देखिए आप, ये जो 14 मायसा सूत्र हैं, इन 14 मायसा सूत्रों में हम देखते हैं। पहला सूत्र है आई गुण, फिर है रिलरिक, एओंग, आयाउच, हायवरट, लण, यमगणनम, जभय, गढ़दस, जबगढ़दस, खप चटव, कपय, शशर और हल। अब आप इसको देखकर सोच रहे होंगे कि ये क्या है, हमारे किस उपयोग में आएंगे, ये इनका क्या महत्व है। तो हम देखते हैं इनको, इनका विश्लेषण करते हैं। तो आप देखिए इसको, ये जो 14 मायसा सूत्र हैं, इस 14 मायसा सूत्रों के अंदर आप देखिए पहले वाले 4 सूत्र, पहले वाले 4 सूत्र देखिए, इसके अंदर है अ, ई, उ, अंतिम वर्ण को छोड़ दीजिए, री, ली, ए, ओ, आई और औ। तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं अ, ई, उ, री और ली। इसके बाद में ए, ओ, आई और औ। तो यहां पर हम इनको देखते हैं, इनकी संख्या हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आप देखिए पहले वाले जो 4 सूत्र हैं, इन चारों सूत्रों का अंतिम वर्ण को छोड़कर इससे पहले वाले वर्णों को हमने देखा है, तो यहां पर हो रहे हैं सभी स्वर। यानी कि इन्होंने पाणिनि जी ने मायसा सूत्रों के अंदर वैज्ञानिक रूप देने के लिए सबसे पहले इन्होंने 4 सूत्र जो लिखे, वो 4 सूत्र हैं स्वर से संबंधित है। 4 सूत्र किससे संबंधित है? स्वर से संबंधित है। आप देखिए इसे यहाँ पर अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, ये जो कुल जो 9 स्वर हैं, ये 9 ही स्वर इसके अंदर दे रखे हैं इन्होंने। अब आप देखिए, हम स्वर को अच भी कहते हैं। स्वर को हम क्या कहते हैं? अच। हम स्वर को अच कहते हैं। अब ये अच जो है, इस अच का मतलब यहां पे देखिए आप, जो पहला वर्ण है वो है अ, पहला वर्ण जो है वो है अ, और अंतिम वर्ण जो है वो है च। अंतिम वर्ण क्या है? च। इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला वर्ण से लगाकर अंतिम वर्ण के बीच में जो आ रहे हैं वो सभी क्या हैं? सभी स्वर हैं। अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। ये कुल 9 स्वर हैं। इन 9 स्वरों को ही पाणिनि जी ने अपने मायसा सूत्र में बताया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो 9 स्वर हैं इनको ही बताया है। अब हम कहें कि इसके अतिरिक्त जो दीर्घ स्वर हैं वो कहाँ गए? इसके अतिरिक्त जो दीर्घ स्वर हैं वो कहाँ गए? तो पाणिनि जी ने कहा, एक सूत्र दिया है पाणिनि जी ने, अस्य च्वो, अस्य च्वो। अस्य च्वो सूत्र के अंदर इन्होंने बताया है कि ये जो पहले वाले जो 4 वर्ण हैं, पहले वाले जो 4 वर्ण है अ, ई, उ और री,
उन्हीं चारों वर्णों का दीर्घ रूप भी होता है इस सूत्र के अनुसार। ये सूत्र कौन सा है? अस्य चो, यानी कि अ का दीर्घ हो गया आ, ई का दीर्घ हो गया ई, उ का हो गया उ और री का हो गया री। इस प्रकार से ये 4 और ये 4, 8 स्वर तो ये हो गए, इसके अलावा बचे हुए ये। इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला की बात करें तो संस्कृत वर्णमाला के अंदर कुल स्वरों की संख्या हो जाती है 13। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें देखिए आप, ये है ह से लगाकर 14वां सूत्र जो है वो है ल। 14वां सूत्र क्या है? ल। तो यहां पर ह से लगाकर 14 सूत्र के अंदर ल है, और ये सभी हम देखें तो इन सब के अंदर है व्यंजन। इन सब के अंदर क्या है? व्यंजन है। अब आप देखिए, हम व्यंजन को हल भी कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं हम? हल। अब ये हल क्यों कहते हैं तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर 5वें सूत्र का पहला जो वर्ण है वो है ह, और 14वें सूत्र का अंतिम वर्ण है वो है ल। इसलिए हम व्यंजन को हम क्या कहते हैं? हल कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं माय सूत्र जो सूत्र है इनकी और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम ये देखें कि यहाँ पर जो सूत्र हैं, इन सूत्रों के अंदर यहाँ पर पहले सूत्र से लेकर 14 सूत्र के अंदर जो ये तरीका जो अपनाया है इन्होंने सूत्र प्रवृत्ति का, यानी कि पहला वर्ण और अंतिम वर्ण को जोड़कर, तो इसको हम कहते हैं प्रत्याहार। जैसे अ और क, तो इसे बना अक। तो अक का मतलब क्या होता है? तो आप देखिए, अ, ई, उ, री और री, इसको कहते हैं हम अक। अ, ई, उ, री और री, ये है अक। इस प्रकार से मायसा सूत्रों के आधार पर पाणिनि जी ने कुल 42 प्रत्याहार बताए हैं। कुल 42 प्रत्याहार बताए हैं। ठीक है। अब हम प्रत्येक स्वर और व्यंजन को देखते हैं, इनका आगे किस प्रकार से विभाजन होता है, हम इनको और किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसको। देखिए, संस्कृत के जो वर्ण हैं, संस्कृत के वर्ण, इन वर्णों को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। संस्कृत के वर्णों को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। तो देखिए आप, सबसे पहला जो है वो होगा ह्रस्व। सबसे पहले कौन सा होगा? ह्रस्व। दूसरा होगा दीर्घ, और तीसरा होगा प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अच्छा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये तीनों क्या हैं? तो हम ये देखें कि जो वर्ण जो है, ये जो वर्ण है, इन वर्णों में जो समय लगता है, किसी वर्ण को बोलने में जो समय लगता है, उस समय के आधार पर हमने इन स्वरों को बांटा है। और इन स्वरों के अंदर आप देखिए, स्वरों को अंदर हम देखते हैं तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो है। तो पहला जो ह्रस्व है, यानी कि ह्रस्व का मतलब है सबसे छोटा, दीर्घ का मतलब ह्रस्व से दुगुना, और प्लुत का मतलब है तिगुना। इसका मतलब यह हुआ है कि किसी भी स्वर को हम अगर बोलते हैं तो उसमें अगर एक समय लगा है तो होगा ह्रस्व, दुगुना समय लगा है तो होगा दीर्घ, और तिगुना समय लगा है तो वो होगा प्लुत। प्लुत को हम और आगे और समझेंगे। पहले देख लेते हैं ह्रस्व के अंदर कौन कौन से स्वर होते हैं। तो देखिए, अ, ई, उ, री और ली, ये जो 5 स्वर हैं, ये 5 स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर के अंदर। दीर्घ की बात करें तो पहले वाले देखिए, आ, ई, उ, री। इसके बाद देखिए, ए, आई, ओ और आउ। इसका मतलब यह हुआ कि जो ली है
इसका दीर्घ रूप नहीं होता है। तो यहां पर दीर्घ स्वरों की संख्या हो गई 8। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। अब देखिए प्लुत की बात करते हैं। प्लुत जो होता है ये वर्तमान समय में हम हिंदी में इसका उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं। आप सोचिए, मैं आपको बता रहा हूं प्लुत क्या होता है, उसके बाद में आप सोचना कि प्लुत का उपयोग हम हिंदी में करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं और मान लो कि वो व्यक्ति पास में खड़ा है, तो आप उसको ये बोलेंगे संजय इधर आओ। लेकिन वही व्यक्ति अगर दूर खड़ा है तो आप उसको बोलेंगे संजय इधर आओ, संजय इधर आओ। आप देखो इसमें आपने संजय जो बोला है उसके य के अंदर आपने विशेष जोर दिया है, य को आपने खींचा है। ये खींचने की जो प्रवृत्ति है यही प्लुत है। जैसे एक शब्द होता है ओम, इस ओम को हम इस तरह से लिखते हैं ओम, लेकिन ये क्या है? गलत। ओम नहीं होता है, वो होता है ओम। तो इसको हम इस प्रकार से बोलेंगे ओम, ओम बोलेंगे, ओम नहीं बोलेंगे इसको। तो ये जो तीन का जो निशान लगाया है मैंने, तीन का जो चिन्ह बनाया है, ये चिन्ह ही प्लुत का चिन्ह है। ये चिन्ह किसका है? प्लुत का चिन्ह है। तो हम अब देखते हैं प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आप देखिए, ये जो 8 दीर्घ स्वर हैं, ये जो 8 दीर्घ स्वर हैं, इन्हीं दीर्घ स्वर को हम यहां पर लाकर देखेंगे। तो ये आ, इस आ का हमने प्लुत बना दिया इस प्रकार से। ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। इस प्रकार से हो गए 8। ये 8 जो हैं प्लुत स्वर होते हैं। लेकिन यहां पर एक समस्या ये है, ये जो लृ वर्ण है इसको माना भी है और नहीं भी माना है। तो कुछ व्याकरणाचार्य इसको मानते हैं और कुछ व्याकरणाचार्य इसको यहाँ पर प्लुत में नहीं मानते हैं। तो हम इसको अभी यहाँ पर मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्लुत की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 9। और नहीं मानते हैं तो प्लुत की संख्या हो जाएगी 8। इस प्रकार से आप देखिए, अब संस्कृत में जो हमने स्वरों का जो विभाजन किया है, संस्कृत में हमने स्वरों का जो विभाजन किया है, इन स्वरों के विभाजन में आप देखिए हृस्व स्वर 5 प्रकार के, दीर्घ 8 प्रकार के और प्लुत 9 प्रकार के। अब इनको जोड़कर देखते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 22। इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 22। और यदि इस लृ को नहीं गिनते हैं तो इसकी संख्या हो जाएगी 21। इस प्रकार से स्वरों की कुल संख्या हम माने तो 21 या 22 दोनों हो सकती है, 21 या 22। अब हम देखते हैं संज्ञा प्रकरण के अंदर वर्णों का विभाजन। स्वरों का विभाजन हम देख चुके हैं। अब व्यंजन का विभाजन देखते हैं। व्यंजन किस प्रकार से हम बांट सकते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इस स्पर्श व्यंजन के बाद में आते हैं अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ के बाद में आते हैं ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म के बाद में आते हैं संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं हम, तो स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो वर्ण होते हैं, जो
जो भी वर्ण हम बोलते हैं वो हमारे जीवा से स्पर्श करके निकलते हैं। तो ये स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो क से लगाकर म तक, क से लगाकर म तक। अब क से लगाकर म तक का मतलब ये है कि 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त और प। इन 5 वर्गों के अंदर क, ख, ग, घ और ङ, च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ और ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। ये 25 जो वर्ण है, 25 क से लगाकर म तक, यही क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ की बात करें तो अंतस्थ के अंदर आते हैं य, व, र और ल। हिंदी में इनका क्रम होता है य, र, ल और व, लेकिन इसके संस्कृत में इसका क्रम होता है य, व, र और ल। इसी तरह से ऊष्म वर्ण की बात करें तो ऊष्म जो वर्ण है इनका विभाजन करेंगे, ऊष्म वर्ण को देखेंगे हम तो श, स, स और ह, ये होते हैं ऊष्म वर्ण। अब संयुक्त को देखें, संयुक्त का मतलब है कि मिले हो, यानी कि ये वर्ण होते हैं जिनके अंदर 2 व्यंजन मिलकर बनते हैं। अब ऐसे वर्ण जो देखते हैं हम तो वो होते हैं श, त्र और ज्ञ, श, त्र और ज्ञ। श को देखें तो ये बनता है क प्लस श, ये बनता है त प्लस र और यह बनता है ज प्लस य, ज प्लस य। इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या हो गई 4, ऊष्म वर्ण की संख्या हो गई 4, संयुक्त की हो गई 3। इसके अतिरिक्त व्यंजन के अंदर अयोगवाह भी होते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? तो ये ऐसे वर्ण होते हैं, ऐसे जो स्वर के साथ में भी जुड़ जाते हैं और व्यंजन के साथ में भी जुड़ जाते हैं। ये हैं विसर्ग और अनुस्वार, विसर्ग और अनुस्वार, विसर्ग और अनुस्वार। ये विसर्ग का चिन्ह है और ये अनुस्वार का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वर और व्यंजन को हमने इस प्रकार से विभाजित किया है, इस प्रकार से इनको बांटा है हमने। इसके अलावा और भी इसका आगे गहन अध्ययन करने के लिए हम देखें तो स्वरों को हम फिर से और कुछ भागों में बांटते हैं, व्यंजन को हम कुछ और तरीके से इसको आगे देखते हैं। तो चलिए हम एक बार देखते हैं इसको। देखिए स्वर, स्वर के अंदर हमने जो 3 भागों में इनको बांटा है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन तीनों को पुनः हम 3 भागों में बांटते हैं। तो ह्रस्व जो है ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इस प्रकार से 3 भागों में हो जाएगा। इसी प्रकार से दीर्घ भी 3 भागों में
उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और प्लुत भी इसी प्रकार से 3 भागों में हो जाएगा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब आप देखिए स्वर जो है, प्रत्येक जो भाग है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इसको हमने 3 भागों में बांटा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब हम देखें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित क्या होते हैं। उदात्त देखिए, जो तालु आदि जो उच्चारण स्थान होते हैं हमारे मुख के अंदर, हमारे मुख के अंदर तालु आदि जो उच्चारण स्थान होते हैं, उनके उच्च भागों में या उच्च प्रकार से या ऊंचे गति से हम अगर उसको किसी स्वर को बोलते हैं तो वो होता है उदात्त। अगर हम थोड़ा धीमा उसका उच्चारण करते हैं वो होता है अनुदात्त। और न उदात्त और न अनुदात्त, न तो जोर से और न धीमा हम बोले यानी मीडियम, तो वो होता है स्वरित। तो इस प्रकार से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को अपने 3 भागों में बांटा है। अब इन तीनों को हम पुनः 2 भागों में बांटेंगे। तो आप देखिए उदात्त जो है वो किस प्रकार से होगा, तो अनुनासिक और अनुनासिक, इस प्रकार से इनको 2 भागों में बांटा है। सेम ऐसा का ऐसा इधर भी हम करेंगे, अनुनासिक और अनुनासिक, अनुनासिक और अनुनासिक। इस स्वरित में भी करेंगे हम अनुनासिक और अनुनासिक। इसी प्रकार से हम यहां पर इसमें भी करेंगे अनुनासिक और अनुनासिक। इसमें भी हम इस प्रकार से बांटेंगे इसको, अनुनासिक और अनुनासिक। इसमें भी बांटेंगे हम इसको अनुनासिक और अनुनासिक, अनुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक और अनुनासिक। इस प्रकार से आप देखिए, तो हमने जो स्वरों को जो विभाजित किया है, इसमें इनको 3 प्रकार से बांटा है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित को वापस हमने 2 भागों में बांटा है, अनुनासिक और अनुनासिक। तो आप देखिए यहाँ पर हमने इन सभी को इस प्रकार 2 भागों में बांट दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो एक जो ह्रस्व है इसके आप कितने विभाजन करेंगे, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी प्रकार से दीर्घ के भी 6 भाग होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। प्लुत के भी 6 भाग होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ह्रस्व के अंदर जो वर्ण आ रहे हैं, जैसे अ आ रहा है, ई, उ, री और री, तो इन सब के 6 भाग होंगे, 6 प्रकार के होंगे। चलिए, यहाँ तक हमने आज स्वर और व्यंजनों को सामान्य रूप से देखा है। इनका और गहन अध्ययन करने के लिए हम अगले टॉपिक में अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।